हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के 20 एमसीक्यूज। एकदम प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ पर 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए दोस्तों, बांग्रो आती है बिल्कुल, कन्नौजी भी और अवधी भी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। धुंधाड़ी बोली है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान की। देखिए दोस्तों, ये बोलियों से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो थोड़े से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कवर करा देता हूँ, आप फटाफट से नोट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं कि यहाँ पर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आएंगी। देखिए, अगर पूछेंगे पहला क्वेश्चन की जो पश्चिमी हिंदी है, इसकी बोलियों का विकास किससे हुआ है? ये हुआ है दोस्तों किसका? सौर सैनी अभ्रंश से इसका विकास हुआ है डायरेक्टली। ये सभी फैक्ट आप नोट कर लेना। इसके अलावा देखो, इसके अंतर्गत पश्चिमी के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक है यहाँ पर कौरवी, ये काफ़ी बार रिपीटेड रहती है दोस्तों, एकदम नोट कर लेना आप। दूसरी है यहाँ पर ब्रज भाषा। इसके अलावा देखो, हरियाणी भी इसी के अंतर्गत आएगी, हरियाणी। और दो और हैं दोस्तों, एक है यहाँ पर बुंदेली और एक है यहाँ पर लास्ट जो है यहाँ पर कन्नौजी। ये सभी आएंगे आपकी किसके अंदर? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब देखो, इसके अलावा जो एक दूसरा होता है उसमें होती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, अब इसके अंदर क्या क्या आएंगी देखो, इसमें आप इतना याद कर लो, पूर्वी हिंदी में ABC आती है, यानी ये हो जाएगा आपका अवधी, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। बी से बघेली और यहाँ पर सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी भाषा। ये तीनों ही किसके अंतर्गत आएंगी? यहाँ पर पूर्वी हिंदी। इसके अलावा देखो, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत ये सब नाम से स्पष्ट हो जाएंगी वो चीज़ें। मारवाड़ी भाषा हो, चाहे कुछ भी, जयपुरी, ढूंढाड़ी बोली पूछे, मेवाती, मालवी, कुछ भी पूछा जाएगा आपको, इसी के अंतर्गत आएंगी। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल था। अब देखिए दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए, जो 11वां सम्मेलन था, पहले तो इसकी डेट याद कर लीजिए, कब हुआ है ये? 2018 में। और कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आपका मॉरिशस में। इसके अलावा देखो, अगर फर्स्ट हिंदी सम्मेलन की आप बात करेंगे तो ये हुआ था फ्रेंड्स यहाँ पर 10 से 14 जनवरी, पूरी डेट याद कर लेना। ये 1975 में हुआ था ये दोस्तों, नागपुर में ये अधिवेशन यहाँ पर हुआ था, पहला वाला। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवनागरी लिपि का सही क्रम है, तो ये आप सभी को पता ही होगा। ये वाला क्रम देखो, इसमें सबसे पहले आती है ब्राह्मी। कहाँ पर है? ये मिल गया आंसर, देखो ब्राह्मी, फिर है गुप्त, फिर नागरी और लास्ट में आती है यहाँ पर देवनागरी। इसको पूरा टेबल याद कर लो आप, ये कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे इसमें। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या आता है इसमें? सबसे पहले आती है ध्वनि, उसके बाद शब्द बनता है, उसके बाद पद और ये वाक्य, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, ऐसे याद कर लेना आप। क, चौ, टो, तो, पो, ये जहाँ पर भी बन रहा है आप देख लो, ये आपका बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले आएगा कंठ, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इसके बाद आएगा आपका तालव्य, फिर आएगा वत्सर्य, दंत्य, ओष्ठ। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट मिल गया आपको, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। और दोस्तों देखो, सब में यहाँ पर 5-5 वर्ण बनते हैं, आप सभी को पता ही होगा। क, ख, ग, घ, यो, 5-5 का पैटर्न बनता है पूरे टेबल में। जिसने नहीं देखा एक बार वो टेबल देख लेना आप, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है हिंदी वाले वीडियो में। आगे चलते हैं। उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। अब ये हमें ये बताना है दोस्तों, ये जो वर्ड लिखा है अंतरस्थलीय, ये इसको कैसे यहाँ पर लिखा जाएगा? तो ये होगा दोस्तों अंतस्थलीय, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा देखो दोस्तों, श्रोधन अन लिखते हैं श्रवण को, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, 42 है, बिल्कुल सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो देखिए दोस्तों, तुर्की भाषा की तरफ जाओगे तो आप हो जाएगा सौगात, यानी आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये मिलता है दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 343 से 351 तक ये क्या है? हिंदी को राजभाषा के सभी इसमें आर्टिकल दिए गए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए इंद्र का हो जाएगा यहाँ पर मधुआ। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट। आगे चलते हैं। मंद का विलोम शब्द है, काफी बार ये रिपीट रहता है दोस्तों, ये द्रुत आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो देखिए दोस्तों, पशु शब्द का विशेषण बनाओगे तो आप ये होगा पार्श्विक। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला है। आगे चलते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप
पद से नीचे उतरना, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पदावंती, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करें। अब आइए पढ़ लेते हैं वाक्य को। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। अब इसमें हमने क्या बताना है दोस्तों, कौन सा एक सेंटेंस यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग लिया गया है। तो देखो, शीर्षक के चयन करते समय, मेरे को तो पहला वाला ही गलत लग गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखो, करते समय अनुच्छेद में ये बिल्कुल सही लिखा है, परख कर लेनी चाहिए भाव और विचारों की, ये यानी ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना आप। आगे चलते हैं, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बड़े अंधेरे हुए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा आपका यहाँ पर श्लेष अलंकार, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीटेड रहता है। ये है दोस्तों कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। अब देखिए दोस्तों, 4 नाम हैं, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें कवर करवा देता हूँ, आप फटाफट से इनको नोट कर लीजिए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला नाम है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का। अब इन देखिए दोस्तों, चारों ही इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए, जयशंकर प्रसाद जी जो है, इनका कभी कभी जन्म भी पूछ लिया जाता है। तो ये होता है दोस्तों कब? 1889 में इनका जन्म होता है। और पिताजी का नाम था इनके यहाँ पर देवी प्रसाद, ये भी नोट कर लो, क्या पता कभी पूछ लें आपसे। 1889 देवी प्रसाद जी। इसके अलावा देखो, अगर आप जाएंगे तो इनके डायरेक्टली निधन भी यहीं पर नोट कर लीजिए, 1937 में हो जाता है निधन। जन्म होता है 1889 और यहाँ पर 1937 में निधन। और सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये छाया युगवाद के कवि हैं। डायरेक्टली पूछ लेते हैं, छाया याद के आपको 3-4 नाम दे देंगे, एक उसमें से कौन है यहाँ पर? जयशंकर प्रसाद जी। और देखिए, एक क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि छायावाद जो युग है दोस्तों, इसके जो प्रमुख 4 स्तंभ में 4 स्तंभों के नाम बताइए। तो एक है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी, इसके अलावा एक है यहाँ पर निराला जी, दूसरे हैं यहाँ पर महादेवी वर्मा जी, और एक है यहाँ पर पंत जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सभी हैं वैसे चारों ही ऑप्शन में। आगे देखो, चारों ही यहाँ पर कौन है? ये हैं आपके छायावाद युग के स्तंभ। अभी देखो, इसके अलावा जो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकती हैं, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि छायावाद का ब्रह्मा किसे बोला जाता है? अगर ये पूछ लेंगे आपसे, छायावाद का ब्रह्मा, आंसर होगा आपका यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी को बोला जाता है क्या? छायावाद का ब्रह्मा। इसके अलावा देखो, इनकी एक मैं आपको इंपॉर्टेंट निबंध संग्रह बता रहा हूँ जो काफ़ी बार रिपीटेड रहता है। क्या है वो निबंध संग्रह? इसका नाम है दोस्तों काव्य एवं कला। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसको याद कर लेना, काफ़ी बार रिपीटेड रहता है। काव्य एवं कला क्या है? निबंध संग्रह किसका है? ये जयशंकर प्रसाद जी का। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है नाम देखिए दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी का। इनको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ये इनके तो जन्म की पूरी डेट ही याद करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 मई 1900 को होता है, 1900, हाँ ठीक है बिल्कुल। कहाँ पर? कौसानी में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिताजी का नाम, सॉरी बचपन का नाम भी पूछते हैं दोस्तों इनका बचपन का नाम था यहाँ पे गोसाई दत्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। इसके अलावा देखो, क्या क्या बोलते हैं इनको? प्रकृति का चितेरा कवि भी बोलते हैं। सुकुमार कवि, डायरेक्टली पूछेंगे खुद, सुकुमार कवि किसे बोला जाता है? ये है यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी। अब इसके अलावा देखो, इनसे कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूँ, इनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, एक इनको 1968 में मिलता है, क्या मिलता है यहाँ पर? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी जो एक रचना है उसका नाम है यहाँ पर चिदम्बरा। आई होप ये तो सभी को पता ही होगा। इसके अलावा देखो, डाक टिकट जारी हुआ था, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कब? 2015 में इनके ऊपर क्या होता है? एक डाक टिकट जारी किया जाता है। किसके ऊपर? सुमित्रानंदन पंत जी के ऊपर। और एक क्वेश्चन और बनता है कि आप सभी को पता ही होगा, ऑल इंडिया जो रेडियो था AIR, इसका नाम परिवर्तित करके आकाशवाणी रखा गया कब? 1957 में। ये पूछ लेते हैं किसके बोलने पर रखा गया? तो यही थे दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी। और इनको 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और मिले हैं, उनको आप लिख लीजिए। 1960 में मिलता है इनको कला व बूढ़ा चांद के लिए, क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली। कला व बूढ़ा चांद के लिए इनको क्या मिलता है यहाँ पर? साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब मिला है? 1960 में। आगे चलते हैं। अब दूसरा नाम है दोस्तों एक ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर निराला जी को भी कवर कर लेते हैं। देखिए, छायावाद युग के स्तंभ में से एक ये भी हैं। इनका जन्म पूछेंगे तो 1899 में होता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्टली महाप्राण उपनाम किससे का है? महाप्राण उपनाम तो इन्हीं का है दोस्तों। किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अब देखिए, इसके अलावा अगर इनसे आज कुछ इंपॉर्टेंट इनकी कविताएं आप लिखेंगे तो एक है यहाँ पर सरोज स्मृति ग्रंथ इनके द्वारा रचित है। ये डेट भी पूछ लेते हैं, 1935। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, राम की शक्ति पूजा। ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कब लिखा है इन्होंने? यहाँ पर 1936। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो, एक जो इनसे काफ़ी
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये यहाँ पर ये बन जाता है कि डायरेक्टली इनको एक, आप सभी को पता होगा, एक इनने पत्रिका का संपादन किया था जो काफ़ी बार पूछी जाती है, उसका नाम है यहाँ पर मतवाला, निराला मतवाला, ऐसे करके इसको याद कर लेना। अब लास्ट एक नाम आ रहा है यहाँ पर दोस्तों किनका, महादेवी वर्मा जी का। आइए थोड़ा सा इनको भी कवर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जन्म की बात करेंगे तो 1907 में होता है महादेवी वर्मा जी का जन्म। इसके अलावा देखो क्या क्वेश्चन बनता है कि एक इनसे कथन पूछा जाता है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, आप बिल्कुल सुन लेना इसको, विशाल मंदिर की सरस्वती किसे बोला गया है, महादेवी वर्मा जी को। और किसने बोला है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बोला गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। विशाल मंदिर की सरस्वती किसे, महादेवी वर्मा जी को। आप देखो इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों, इनने काफ़ी बाल्यकाल में ही अपने एक कविता लिखी थी, उसका क्या नाम है यहाँ पर, 12 मास, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड रहती है, इंपॉर्टेंट है, रट लेना, महादेवी वर्मा जी की ही है ये। इसके अलावा देखो आप सभी को पता ही होगा, इनको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको भी दोस्तों क्या है यहाँ पर काफ़ी पुरस्कार मिले हैं। तो इस थोड़ी सी मैं आपको इनके बारे में चीज़ें बता देता हूँ, इनकी जो जो प्रमुख यहाँ पर लिखित कविता संग्रह हैं, कविता संग्रह डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं कि कविता संग्रह है क्या है बताइए। तो एक है यहाँ पर निहार, ये निहार का तो वर्ष भी पूछा गया है ऑलरेडी, 1930। इसके अलावा देखो रश्मि, ये भी इन्हीं का है। इसके अलावा नीरजा, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। और 2 से 3 और है, एक है यहाँ पर सांध्य गीत, ये काफ़ी बार रिपीटेड है, सांध्य गीत। इसके अलावा देखो दीप शिखा भी इन्हीं के द्वारा रचित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो उसका नाम है यहाँ पर अग्नि रेखा, ये भी आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट है, जन मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी जयशंकर प्रसाद जी की। तो देखिए दोस्तों ये वाला वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा फ्रेंड्स, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आप अपना स्कोर आपका कितना रहा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।